हेलो एंड वेलकम टू द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस पॉडकास्ट बाय एसटीआरएफ। आज जब हम अपने अधिकारों, शासन व्यवस्था और न्याय जैसे अहम मुद्दों के ऊपर सवाल करते हैं, तो हमारे लिए लोकतंत्र और अपने संविधान की बुनियाद को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक ऐसा जीवंत मार्गदर्शक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों को एक दिशा देता है। और आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम इसके इतिहास को जानें, इससे जुड़ी अनकही कहानियों को सुने। और इसी मकसद से आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं और साथ ही एसपीआरएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन भी हैं। आप लंबे समय तक छात्र आंदोलन से जुड़े रहे, कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी और खास तौर से संविधान और उससे जुड़ी अनकही कहानियों के बारे में विस्तार से लिख चुके हैं। आज संविधान से जुड़ी चीजों को समझने के लिए एक एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कॉलोनियल इतिहास के बावजूद हमारे देश का संविधान एक बहुत ही प्रगतिशील और विस्तृत संविधानों में गिना जाता है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि संविधान सभा में इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया किस तरह शुरू हुई और किस तरह आगे बढ़ी? मैं खास तौर से उन बहसों के बारे में जानना चाहती हूँ जो कम चर्चित हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, जिन्होंने संघवाद या फिर मौलिक अधिकार जैसे अहम विषयों को या अहम विचारों को एक आकार दिया। पहली बात कि संविधान के मसौदे पर आने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि संविधान के इतिहास पर थोड़ा-सा हमको नज़र डालनी चाहिए। तो संविधान के मसौदे से पहले भारत में बहुत पहले, अगर ठीक डेट बताएँ तो 1895 रहे, जब पहली बार संविधान शब्द हमारे स्वाधीनता आंदोलन में इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद हमारा संविधान होना चाहिए, ये बात आगे बढ़ी और 1927 की कांग्रेस है जो चेन्नई में हुई थी, उसमें हमारा संविधान बनना चाहिए, ये बात जब कांग्रेस ने उठाई, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उठाई, तो उस समय के ब्रिटेन के जो भारत मंत्री थे, उन्होंने ये व्यंग में चुनौती दी कि बहुत आप संविधान की बात कर रहे तो एक संविधान बना के दिखाइए। तो उसके जवाब में मुस्लिम लीग और कांग्रेस सब मिलकर उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको मोतीलाल नेहरू कमेटी कहते हैं और उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन मोतीलाल नेहरू कमेटी अपना काम पूरा नहीं कर पाई। तो इस तरह से और उसके 2-3 साल बाद, ये 1928 की बात है, 2-3 साल बाद एक लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, लंदन के एक अखबार में छपा। उस लेख में सबसे पहली बार भारत में किसी बड़े नेता ने संविधान सभा की अवधारणा दी और कहा कि हमें एक ऐसी संविधान सभा चाहिए जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो और वो अपना संविधान बनाए। लेकिन कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के अलावा दूसरे लोगों की इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की भी दिलचस्पी नहीं थी। महात्मा गांधी तो 1939 में पहली बार उन्होंने एक ही रास्ता करके एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया। लेकिन ये तो इस तरह से अंततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि भारत को अपनी संविधान सभा बनाने का अधिकार है और यहाँ से संविधान सभा के बारे में बातचीत शुरू होती है। तो 9 दिसंबर की सुबह, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक होती है और
बहुत कड़ाके की सर्दी थी। उस कड़ाके की सर्दी में भी सब लोग आए, 210 लोग आए। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। ग्यारह बजे से हाउस शुरू होना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रोसीडिंग है वो शुरू होनी है। वहां 9:30 बजे ही लोग आ गए। 1.5 घंटे तक का जो माहौल है, 1.5 घंटे का जो माहौल है, उसका बहुत चित्रनुमा वर्णन के मुंशी ने अपने मेमोयर में किया है। और वो उसका सार ये है कि सबके चेहरे पर हम भारत का संविधान बनाने जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता नहीं थी, बल्कि चेहरे पर मायूसी थी। मायूसी के 2 कारण थे। एक कारण था कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। दूसरा कारण था मोतीलाल नेहरू कमेटी का इतिहास। तो सीनियर मेंबर आपस में पूछ रहे थे एक दूसरे से कि हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहीं मोतीलाल नेहरू कमेटी जैसी तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा जो लोग इस बातचीत को सुनेंगे उनसे कि संविधान सभा के निर्माताओं का हमें इस दृष्टि से सम्मान करना चाहिए कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बैठी तो उसने तूफानों को झेला, लेकिन अपना काम पूरा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में संविधान अब नहीं बन सका। तो ये जो आपने पूछा, जो मसौदे वाली बात आपने पूछी है, जी, जी। तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण संघीय ढांचे पर जो विचार किया जाना चाहिए था वह स्थगित हो गया। संविधान सभा अपना विधिवत काम शुरू करती है 2 दिन बाद। 9 दिसंबर को संविधान सभा बैठती है। जैसा रिवाज बना हुआ है वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। तो 11 दिसंबर से दरअसल अब शुरू हुआ और 2 चीजों पर विचार होना था। एक होना था कि हमारे संविधान का संघीय ढांचा क्या होगा। कांग्रेस ने 1931 में जो कराची अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया था, उसी रेजोल्यूशन में कांग्रेस के प्रस्ताव में, कराची के प्रस्ताव में संविधान के बारे में कांग्रेस का क्या विचार है ये उसमें है। तो उस प्रस्ताव के 2 महत्वपूर्ण अंश हैं। नंबर 1 कि हमारा संविधान संघीय होगा, भारत एक संघीय गणराज्य होगा। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण इंतजार किया करें कि मुस्लिम लीग आएगी तब हम संघीय ढांचे पर विचार करेंगे। तो दूसरा काम शुरू हुआ, वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये उन्होंने प्रस्तुत किया और उस पर फिर बातचीत शुरू हुई। उनका एक बहुत अच्छा भाषण है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे मंजिल क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन उन्होंने जब वो रेजोल्यूशन रखा तो तुरंत एक बहुत सीनियर सदस्य जो मोतीलाल नेहरू के साथी भी थे, डॉक्टर मुकुंद राव जयकर ने
एक रेजोल्यूशन रख दिया और कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बातचीत का जो कार्य है हम लोग स्थगित कर दें। जब तक मुस्लिम लीग नहीं आती तब तक हम स्थगित रखें। इस पर बात शुरू हो गई और मुस्लिम लीग का इंतजार करने के बाद अंततः जब देखा कि नहीं आ रही है तो 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के उस संकल्प प्रस्ताव को, लक्ष्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और लेकिन ये मुस्लिम लीग की जो प्रेत बाधा थी वो संविधान सभा पर छाई हुई थी। तो करीब करीब 7 महीने तक संविधान सभा ने मुस्लिम लीग का इंतजार किया और अंततः 14 जुलाई 1947 वह तारीख है जब संविधान सभा में थोड़ी देर के लिए मुस्लिम लीग के सदस्य आए। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि भारत के विभाजन का निर्णय हो चुका था। तो इस बीच यानी इन 7 महीनों में 2 समितियों ने, संविधान सभा की 2 समितियों ने काम किया और जो 2 समितियों ने काम किया उसमें हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत क्या होगा, इस पर एक समिति काम कर रही थी और दूसरा हमारे शासन प्रणाली कैसी होगी। तो संसदीय शासन प्रणाली और संघीय संविधान ये 2 के पर कमेटियों ने काम किया और उसकी रिपोर्ट आई संविधान सभा में, उस पर चर्चा भी हुई। लेकिन और संसदीय सिद्धांतों पर सहमति के बाद जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है बाद में। ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले जो काम हुए हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। वो ये और ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार कुछ लोग जो संविधान सभा की कार्रवाइयों को ध्यान से नहीं पढ़ते, वे अक्सर ये टिप्पणी करते हैं कि बहुत जल्दी में संविधान बन गया, कोई बहुत बहस नहीं हुई। तो ये तथ्य जानना जरूरी है कि ये दरअसल ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले हमारी संविधान सभा ने बुनियादी काम क्या किए। जैसे 2 हमने जिक्र किया, उसी तरह से मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार समिति एक बनी थी, एक संघीय संविधान समिति बनी थी, एक प्रांतीय संविधान समिति बनी थी और दूसरी समिति बनी थी संघीय शक्ति समिति, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर रहेगा और दूसरे पावर राज्य के पास कैसे जाएंगे। इनकी रिपोर्ट, अब ये जो समितियां बनी थी इसमें बहुत सीनियर लीडर भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी थे। और मैं यहीं पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आम तौर पर उसकी उपेक्षा होती है कि हमारी संविधान सभा ये सच है कि अपरोक्ष यानी परोक्ष चुनाव से हुआ, उसका निर्वाचन हुआ, लेकिन बहुत सोच समझ करके सदस्य चुने गए और इसमें हमारे संविधान निर्माताओं से अलग बड़ा रोल महात्मा गांधी का। अच्छा।
लोगों को इस बात का पता नहीं है कि संविधान सभा से बाहर रहते हुए महात्मा गांधी ने संविधान सभा को समृद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। सबसे पहला काम महात्मा गांधी ने किया, 30 लोगों को के नाम उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और मौलाना आजाद को दिया कि ये 30 लोग कहाँ से आप चुनवा कर ले आएंगे ये आप जाने, लेकिन ये 30 जो कांग्रेस के नहीं हैं परंतु अपने अपने क्षेत्र में वो संविधान के, कानून के, दर्शन के, इतिहास के, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनको ले आना है। अब उन 30 नामों में 2-1 नाम आपको बताता हूं तो आप इसका महत्व समझ सकेंगे। डॉक्टर राधा कृष्ण। अच्छा। डॉक्टर राधा कृष्णन को गांधी जी ने डाला। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार तो चुन करके आए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल फेडरेशन के और मुस्लिम लीग के समर्थन से बंगाल से, लेकिन जब विभाजन हो गया और उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई, और मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ आपको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल फेडरेशन और योगेंद्र मंडल की पार्टी से के समर्थन से जब आए थे, योगेंद्र मंडल पाकिस्तान के समर्थक थे और पाकिस्तान चले भी गए, उनकी अलग कहानी है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहले दिन ही आए। अच्छा। यानी वो मुस्लिम लीग और वो फेडरेशन से नाता तोड़ करके आए, ये उनकी महानता है। और लेकिन जब उनकी सदस्यता चली गई तो गांधी जी ने सरदार को बुलाया और कहा कि अंबेडकर के लिए जगह खाली कराओ। तो डॉक्टर मुकुंद राव जयकर जिनका मैंने नाम लिया, उनसे वो बम्बई की सीट खाली कराई गई। बहुत बड़े नेता थे वो, और वहां से चुन करके भीमराव अंबेडकर आए। इसलिए आप लोग पाएंगे कि अंबेडकर और सरदार पटेल के बड़े गहरे रिश्ते थे अंत तक। तो ऐसे के मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को जापान की सरकार संविधान बनाने के लिए निमंत्रित कर रही थी, और ये बात है ये फरवरी 1946 की, 18 फरवरी 1946 की ये घटना है। उस दिन नौसेना विद्रोह भी हो रहा था और के.एम. मुंशी और गांधी जी की उसी दिन मुंबई में बातचीत भी हो रही थी। के.एम. मुंशी गए थे गांधी के से कहने के लिए कि मुझे जापान से ये निमंत्रण है, मैं क्या करूं? तो गांधी जी ने कहा कि वो निमंत्रण तुम अस्वीकार करो और जा करके कांग्रेस दफ्तर में अपना 4 आने की सदस्यता ग्रहण करो। तब कांग्रेस में वो सदस्य नहीं थे उस समय। अच्छा। उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, और जब कांग्रेस के सदस्य होकर के आ गए तो गांधी जी ने उनसे कहा कि जवाहरलाल नेहरू से मिलो, एक एक्सपर्ट कमेटी बनने जा रही है संविधान के सिलसिले में, तो उस एक्सपर्ट कमेटी में तुमको रहना है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव रखा, वो उसकी तैयारी फरवरी 1946 से चली आ रही थी, और उस एक्सपर्ट कमेटी में बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ऐसे ये लोगों ने जो विभिन्न समितियां बनी थी, उन समितियों में भी वही लोग थे, और उन समितियों की रिपोर्ट 19 अप्रैल से
20 अगस्त 1947 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन समितियों की सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस पर चर्चा हुई और वो सारी रिपोर्ट को फिर संविधान सभा ने अपने सलाहकार बेनगल नरसिंह राव को दे दिया और उसके आधार पर बेनगल नरसिंह राव ने 22 सितंबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। अब ये जो पहला ड्राफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ड्राफ्ट बने हैं। तो ये जो 22 सितंबर 1947 को उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, उसे कुछ संशोधनों के साथ 7 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा ने प्रकाशित कर दिया, संविधान सभा के सचिवालय में। और ये जो प्रारूप है मसौदा समिति और कांग्रेस नेतृत्व के विचार का यही आधार बना। हमें ये जानना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बातचीत होती थी, उस बातचीत का एक बड़ा हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा कांग्रेस के लोग संविधान सभा के सदस्यों के बीच में भी होता था, औपचारिक होता था। यानी उनकी मीटिंग बुलाई जाती थी, उसमें वो बात होती थी, उसमें नेहरू रहते थे और तमाम नेता रहते थे। और फिर ये जो बातचीत होती थी, उसमें से बहुत सारे निर्णय होते थे। चर्चित बहसें, मसौदा वाला काम आपको का जो प्रश्न है उसमें मैंने कोशिश की है कि आ जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जब ड्राफ्ट, पहला जो ड्राफ्ट ऑफिशियल ड्राफ्ट रखा गया, तो जैसा मैंने कहा कि ये बेनगल नरसिंह राव का जो ड्राफ्ट था, वही ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है 29 अगस्त 1947 के। ड्राफ्टिंग कमेटी के जब बन रही थी, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अनुमान नहीं था कि वे उस समिति में रखे जाएंगे। दूसरा, उनको इसका भी अनुमान नहीं था कि वे उसके चेयरमैन बनाए जाएंगे। तो ये सब निर्णय पर्दे के पीछे हुआ है और महात्मा गांधी की सलाह से हुआ है, ऐसा जितना मैं जानता हूँ वो कह सकता हूँ। अब जो बेनगल नरसिंह राव ने ड्राफ्ट बनाया था, उसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने काम की, जिसमें 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के ज्यादातर सदस्य तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहे थे। तो काम किया है बेनगल नरसिंह राव और अंबेडकर ने, और अंततः फरवरी 1948 में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया, उसे देश भर में जारी कर दिया गया। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग नहीं चल रही है, देश भर में ड्राफ्ट सर्कुलेट हो चुका है। तो उस पर देश भर में बहस चल रही है कि, और उस बहस में लोग बहुत बड़े पैमाने पर शामिल भी हो रहे हैं। 4 नवंबर 1948 वो दिन है जब संविधान सभा के पटल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का वो ड्राफ्ट रखा, जो फरवरी में सर्कुलेट हो गया था। ये जो 4 नवंबर 1948 को जब उन्होंने रखा और लंबा भाषण दिया, वो अच्छा भाषण है। हम संसदीय लोकतंत्र अपनाने जा रहे हैं, संविधान की मर्यादा क्या होनी चाहिए, संविधान होता क्या है, ये सब उस भाषण में है। लेकिन उन्होंने जो भाषण समाप्त किया, तो उसके बाद जैसे लगता है कि जो एक तूफान खड़ा हो गया। और इसलिए तूफान खड़ा हो गया क्योंकि 8 महीने से उस ड्राफ्ट पर भारत में चर्चा चल रही थी और गांधीयन जो थे
उन्होंने पकड़ लिया था कि इस संविधान में गांव का पंचायत का कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा। तो और गांधी जी ने तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ग्राम स्वराज्य का नारा दिया था। उसके लिए जेसी कुमारप्पा जैसा योग्य इंजीनियर ने नौकरी छोड़ करके और ग्राम आंदोलन का अभियान चलाया था। तो जब ये संविधान सभा की कार्रवाई में ये संविधान सभा के ड्राफ्ट में ये बात नहीं थी, तो जो गांधी जी से प्रभावित सदस्य थे, जो गांधी जी के करीब सदस्य थे और जो कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, ऐसे बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को पर बहुत जोरदार हमले किए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे। जब बोलते थे तो बड़े आत्मविश्वास से बोलते थे, जिस पर वो यकीन करते थे वो तो दृढ़ता से उस पर अड़े रहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये संविधान सभा की भावना ऐसी है, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन आया कि अब हम इस गांव सभा को, इसमें ग्राम पंचायत को इंक्लूड करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक ऐसी घटना है जिसमें कि विवाद संवाद से हल हो गए और समाधान निकला। ये बात अलग है कि वो जिस तरह से ग्राम स्वराज्य का या ग्राम पंचायत का विषय कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य अंग में होना चाहिए वैसे नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको इंक्लूड कर दिया और फिर बाद में 73वें संविधान संशोधन से हम संविधान के मुख्य अंग में भी आ गया। हालांकि उसमें समय लगा। आप जानते हैं कि 1973 में 1993 में ये संशोधन नरसिंह राव के समय में आया। तो चर्चित जो बहसें हैं उसमें से एक बहस यह है, और मैंने आपको बताया। दूसरी जो चर्चित बहस है उसके बारे में मैंने पाया कि बहुत अज्ञानता है। 17 नवंबर 1949 से लेकर 25 नवंबर 1949 डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से पहले तक मेरा ऐसा ख्याल है कि करीब 150 सदस्यों का भाषण हुआ। अच्छा। और 16 नवंबर 1949 को संविधान पर पूरी बहस समाप्त हो चुकी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसा लगा कि हो सकता है 2-1 लोग अपने मन की बात कहें, यानी ये तो क्लास वाइज डिस्कशन हो रहा था, लेकिन कुछ और भी कहना होगा उसके बाहर। तो उन्होंने संविधान सभा के फोरम को ओपन कर दिया और ये कहा कि कुछ लोगों को अगर कुछ कहना है, जो बहस हुई है, तो उनका स्वागत है। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उन्होंने ये कहा, ये व्यवस्था दी कि जिनको बोलना है वो अपने हाथ खड़े करें। तो उन्होंने देखा कि 290 सदस्यों में से ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर रहा है। तब उन्होंने तुरंत व्यवस्था दी कि ठीक है, अब अपने हाथ आप नीचे रख करिए और जिनको बोलना है वो अपना नाम लिख करके हमको पर्ची दे दे। तो उनके पास पर्चियां आती गई। इस तरह से करके 17 नवंबर को शुरुआत हुई
और 25 नवंबर को उन्होंने जबरदस्ती उसको कंक्लूड कराया, नहीं तो वो और 2-3 दिन चलता या उससे भी ज्यादा चलता। कि जो संविधान बना उस पर उन सदस्यों की कोई सहमति नहीं थी जो उस दौर में बोले। अच्छा। यानी वो एक तरह से उस संविधान को रिजेक्ट कर रहा है। तो संविधान सभा की विशेषता वहां प्रकट होती है कि सारे सदस्य जिन्होंने असहमतियां व्यक्त की थी वे भी खड़े होकर के एक स्वर से उस संविधान को स्वीकार कर रहे। और भारत में लोकतंत्र की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। जो मन में है वो बोल रहे हैं, नेतृत्व तो उनको बोलने दे रहा है, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, उनके किसी शब्द पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, उनकी भावनाएं जो प्रकट हो रही है उसको प्रकट होने दे रहा है। लेकिन जब निर्णय का क्षण आया और ऐतिहासिक क्षण आया तो संविधान सभा इस जिम्मेदारी से वाकिफ थी कि हम एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं और इसलिए सर्वसम्मति से उन्होंने संविधान को स्वीकार किया। पर्दे के पीछे जो कहानियां हैं वो मैं आपको 2-3 बता करके आगे बढ़ता हूँ। नंबर 1, ये जो कमेटियां बनी हुई थी जिसमें मूल अधिकार का अल्पसंख्यकों की कमेटी थी, उसमें सरदार पटेल अध्यक्ष थे और फिर उस कमेटी की सब कमेटियां भी थी। तो एक बड़ा सवाल ये था कि जो चला आ रहा है क्या उसको रखना है या नया करना है। तो चला ये आ रहा था कि 1919 से ही हमारे यहाँ पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था मुस्लिम के लिए। तो ये बात कमेटी के अंदर भी आई और बेगम रसूल मुस्लिम लीग की सदस्य थी, लेकिन और एक तजामुल हुसैन थे बिहार के, वो भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, बड़े उत्साही आदमी थे। इन दोनों ने दरअसल ये रोल अदा किया और अंततः जो है वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम खत्म हुआ और एक जो कंबाइंड इलेक्टोरल सिस्टम है जो अभी चलता है वो उसी कमेटी में फैसला हुआ। और बेगम रसूल का रोल वो पाकिस्तान भी नहीं गई, वो रही यहाँ और उनका बड़ा रोल था। उसी तरह से रियासतों का जो फैसला है उस पर तो मेनन की किताब ही है, लेकिन रियासतों के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितनी चर्चा हुई है उससे 1000 गुना अधिक बातचीत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर हुई है। और वो सरदार पटेल के निगोशिएशन का जो पावर था उसके कारण रियासतों के मसले हल हुए, ज्यादातर के हल हो गए, 2-3 के रह गए, वो भी हल हुए। उसी तरह से अंबेडकर और सरदार के जो आपस में संबंध थे वो तो थे ही, लेकिन एक विषय जरूर जानना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस आजादी 1947 में बंटवारे से पहले तक एक नई तरह की हिंदी विकसित हो रही थी और उसका श्रेय महात्मा गांधी को था और वो थी हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए,
दोबारा 1936 में हुए। दोनों समय पर उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ तक कि अपने बेटे देवदास को तमिलनाडु भेजा, और इस तरह से वो हिंदी और उर्दू को मिला करके एक हिंदुस्तानी भाषा विकसित कर रहे थे। लेकिन भारत विभाजन से जो बहुत बातों का पर धक्का लगा, उसमें से एक हिंदुस्तानी की तो मौत ही हो गई। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको कम लोग नोटिस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अकेला वो प्रस्ताव है जो सरदार पटेल ने रखा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको रिजेक्ट किया। वो हिंदुस्तानी का प्रस्ताव था। अच्छा। और उनके प्रस्ताव को वहां रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए, वो है भाषा का सवाल। और भाषा का सवाल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सवालों को हल नहीं किया, उसमें से एक भाषा का भी सवाल है। और आज भी जब हम 2025 में हैं और नई शिक्षा नीति आई है, तो भाषा का प्रश्न उतना ही गंभीर है जितना तब था। नंबर एक कि इस संविधान से हमको मिला है बालिग मताधिकार, पहले नहीं था। दूसरा, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली मिली है। तीसरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मिले हैं। और इस संविधान में प्रस्तावना मिली है। तो संविधान की अगर कोई पूछे कि आत्मा कहाँ है, तो वो प्रियम्बुल में है। प्रियम्बुल में। और ये प्रियम्बुल का एक कहना चाहिए कि अफसोसजनक भी बात है, वो ये कि दुनिया के किसी संविधान में प्रियम्बुल बदला नहीं गया, पर इमरजेंसी में प्रियम्बुल बदला गया। और इस संविधान में खुलापन है, लचीलापन है, और ये इस संविधान की ताकत है। इस संविधान के केंद्र में धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, इसके पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई क्या है, भारत का नागरिक इस संविधान के केंद्र में है। ये इस संविधान की विशेषता है।